अभी तक हमने देखा किस तरह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और किस तरह से हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का जन्म हुआ, और हमने एलन गोस द्वारा दिए गए कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सिद्धांत को भी समझा। हमने पिछले एपिसोड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ जानकारी ली। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं साइंस के। आज के इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड की यात्रा को और भी आगे ले जाएंगे, जहां से आप अपने ब्रह्मांड को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मई सन 2009 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया। यह सैटेलाइट हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है और साथ ही साथ नजर आने वाले पूरे ब्रह्मांड के तापमान की स्कैनिंग करता है। यह इतना अधिक सेंसिटिव है कि यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के 1 डिग्री के 10 लाख में हिस्से तक के तापमान को माप सकता है। हमारी स्क्रीन पर आपको जो नक्शा नजर आ रहा है, इस नक्शे में नजर आने वाले नीले धब्बे ठंडी जगहें हैं जो कि विकसित होते होते विशाल खाली जगहें बन जाएंगी, जबकि नक्शे में नजर आने वाले लाल धब्बे गर्म जगहें हैं और इन्हीं में गैलेक्सी के समूह बनेंगे। ये नक्शा हमारे लिए किसी ब्लूप्रिंट की तरह है। इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक अतीत को समझ सकते हैं और हमारे ब्रह्मांड की रचना को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्लैंक द्वारा नापे गए सूक्ष्म अंतर उन गैलेक्सीज को बनाते रहते हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड भरा है, और इन्फ्लेशन इनको सही तरीके से समझाता है। पर वैज्ञानिकों को एक ठोस सबूत चाहिए, बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवीज की तरह, और ये चीज है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव स्पेस टाइम को खींचती और सिकोड़ती रहती है। ये अंतरिक्ष में किसी तालाब में फैलने वाली तरंगों की तरह ही सफर करती रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्फ्लेशन के उथल पुथल से ही ये तरंगे पूरे कॉस्मोस में फैलती रहती हैं, और यदि हम उन्हें देख पाएं तो पूरा रहस्य सुलझ जाएगा और वैज्ञानिकों को ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन सच में हुआ था। इन्फ्लेशन की खोज के 30 साल बाद दक्षिण ध्रुव पर लगे एक टेलीस्कोप ने मार्च सन 2014 को वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। आज वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती पलों में बिग बैंग के बाद जो कुछ हो रहा था उसे उन्होंने खोज लिया है। इन्फ्लेशन एक बेहद ही उथल पुथल से भरी एक प्रक्रिया थी। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से फैल रहे थे। भले ही उनकी रफ्तार अलग अलग थी, पर यह रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी। फैलाव के इस दौर में मौजूद अंतर से ग्रेविटेशनल तरंगें पैदा हुई, और इन ग्रेविटेशनल तरंगों ने आसमान में खास पहचान पैदा की जिसे वैज्ञानिक देख चुके हैं, और इन्फ्लेशन के लिए ये आंकड़े एकदम सही हैं। इन्फ्लेशन हमें ये बताता है कि गैलेक्सीज क्यों इतने समान रूप से पूरे कॉस्मोस में फैली हुई हैं। ये स्पेस के सबसे छोटे और सामान्य अंश को नजर आने वाले ब्रह्मांड में परिवर्तित कर देता है। इसके नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। शायद इन्फ्लेशन की वजह से केवल नजर आने वाला ब्रह्मांड ही विकसित नहीं हुआ। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस के जो हिस्से इतनी दूर हैं कि जिनकी रोशनी हम तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, वहां पर भी इन्फ्लेशन हुआ था और आज भी चल रहा है। इन्फ्लेशन न सिर्फ हमारे बिग बैंग को पैदा करता है, बल्कि ये और भी कई सारे बिग बैंग को पैदा करता है, जिससे ब्रह्मांडों का एक बड़ा सा समुदाय बनता है जो कि मल्टीवर्स कहलाता है। हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स में ब्रह्मांडों के एक असीम संग्रह में से एक हो सकता है, और ये हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि न केवल अंतरिक्ष में अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं, बल्कि उनका कहना है कि हर संभव ब्रह्मांड को मौजूद होना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब जब हमारे पास इन्फ्लेशन से जुड़े इतने दमदार सबूत हैं, तो हम मल्टीवर्स जैसे आइडिया को गंभीरता से ले सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड 1 सेकंड के 1 खरबवें के 1 खरबवें के 1 खरबवें हिस्सा जितना पुराना है, और इसका तापमान है 1 खरब डिग्री, जहां पर हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से इन्फ्लेट करता है, और ये ऊर्जा की विशाल मात्रा को स्पेस में झोंक देता है। लेकिन कॉस्मोस का आकार अब भी एक बेसबॉल जितना ही है। इन्फ्लेशन के मुताबिक बहुत थोड़े वक्त के लिए खाली स्पेस ऊर्जा से भर जाता है और ब्रह्मांड स्पेस में ऊर्जा को झोंकता जाता है, ताकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो बन सके। इस तरह कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है, और फिजिक्स के नियम भी नहीं टूटते हैं, और फिजिक्स के नियम भी लगभग इसकी इजाजत देते हैं। इन्फ्लेशन खत्म होने पर अब तक की सबसे ताकतवर चमक ब्रह्मांड को रेडिएशन से भर देती है। हमारा ब्रह्मांड अपने जन्म के पहले सेकंड के दौरान बहुत ही गर्म था। हम उसे ऊर्जा का एक गोला मान सकते हैं। इस वक्त सब कुछ प्रकाश की गति से चल रहा होता है। रेडिएशन से भरा ये ब्रह्मांड आज के ब्रह्मांड जैसा नहीं था। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में विशुद्ध ऊर्जा का बोलबाला था। तो फिर ये मैटर वाले ब्रह्मांड के रूप में कैसे बदल गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें आइंस्टाइन और उनके द्वारा दिए गए इक्वेशन E = mc² की तरफ मुड़ना होगा। आइंस्टाइन से पहले लोग कहते थे मैटर मैटर है और एनर्जी एनर्जी है, ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। पर इसी दौरान आइंस्टाइन ने कहा कि ये अलग नहीं हैं, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आइंस्टाइन समझ गए थे कि मैटर सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा है, और इस चीज ने ब्रह्मांड के प्रति हमारी सोच को बदल कर रख दिया, और इसी के कारण हम जबरदस्त तबाही कर पाए। एक छोटा चम्मच मैटर भी सैकड़ों हाइड्रोजन बम की ताकत पैदा कर सकता है। एटम बम मैटर को ऊर्जा में बदल देते हैं, जबकि बिग बैंग में ऊर्जा मैटर में परिवर्तित होने लगी। लेकिन
लेकिन ये मैटर इस दुनिया जैसा नहीं था जिसमें आज हम रह रहे हैं। तो ये मैटर दिखता कैसा था, इसे जानने के लिए हम चलते हैं रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर यानी कि रिक, जो कि लॉन्ग आइलैंड पर मौजूद ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। यहाँ पर वैज्ञानिक लोग उस मैटर की रचना करते हैं जिसने बिग बैंग के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के बाद शुरुआती ब्रह्मांड को भर दिया था। यहाँ वैज्ञानिक ऐसे हालात पैदा करते हैं जो कि शुरुआती ब्रह्मांड के 1 माइक्रोसेकंड के बाद मौजूद थे। रिक करीब 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में 1 सेकंड में लगभग 78,000 बार लगभग प्रकाश की गति से गोल्ड न्यूक्लियाई को फायर करता है। इसके बाद ये एक विशाल स्टार डिटेक्टर में इनकी टक्कर कराता है। अब आप तेज गति से आती 2 कारों के टक्कर को सोचिए, टक्कर के बाद ये कारें कैसी दिखेंगी। रिक में वैज्ञानिक यही करते हैं, ये लोग प्रोटॉन को आपस में टकराकर उसे बनाने वाले ब्लॉक को ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों की ये टीम जो देख रही है, वास्तव में यह एक बेहद बुनियादी कणों की बौछार जैसा है। ये है क्वार्क्स। क्वार्क्स असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्वार्क को आजाद होने जितनी ऊर्जा दे देते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आजाद होने के बाद ये क्वार्क एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और डिटेक्टर में चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एक ऐसा तरल मिला जो आज तक पृथ्वी पर न खोजा गया था और न ही नापा गया था। ये तरल पानी से भी ज्यादा आसानी से बहता था। इस चीज ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। रिक हमें बताता है कि ये तरल बिग बैंग के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में उत्पन्न होता है। जब ब्रह्मांड का तापमान गिरकर 2 खरब डिग्री हो गया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ने क्वार्क्स को 3 के समूह में जोड़ दिया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का निर्माण करने वाली चीजें बन गई और तब जाकर ब्रह्मांड ने मौजूदा आकार लेना शुरू किया। लेकिन न जाने क्यों इस मैटर में कोई मास नहीं था, लेकिन आज के ब्रह्मांड में मौजूद मैटर का मास है। पृथ्वी पर हम इसे वजन या भार के रूप में महसूस करते हैं। अगर किसी चीज का मास नहीं होगा तो आप इसकी रफ्तार को धीमी नहीं कर पाएंगे। बिना मास के कोई भी चीज प्रकाश की गति से चलेगी और हम इसे नहीं रोक पाएंगे। सबसे शुरुआती ब्रह्मांड का कोई मास नहीं था। शुरुआती कण प्रकाश की गति से उड़ते रहते थे, लेकिन आज हमारा ब्रह्मांड ऐसे ग्रह और सितारों से भरा है जिनका मास है। तो आखिर ये मास आया कहाँ से? जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो का अगला भाग हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।